हेलो साथियों, आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आगामी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19,838 पदों पे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज अपना लोग क्या करेंगे, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का काम करेंगे और यहाँ से आपको ज़रूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों ना आप लोग भी ये वीडियो पूरा देख लें और देख करके जाइएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से अगर जो भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो यहाँ से क्या हो, अगर ये वीडियो अगर आप लोग देख करके जाते हैं तो आप लोग उस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा और एक एक नंबर आपको क्या करेगा, रिजल्ट में मायने रखेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। प्रश्न क्या कर देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। 8 मई 1926 ईस्वी को, 13 फरवरी 1929 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 18 जुलाई 1928 ईस्वी को। बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1930। क्या होगा? 6 अप्रैल 1930। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को भी अपना लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्त आप लोग याद रखिएगा, एक दांडी मार्च शुरू हुआ था। दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी। यह शुरू करने का कारण था, दांडी मार्च शुरू करने का कारण था कि नमक पे भी अंग्रेजों ने क्या किया था, कर लगा दिया था। वही नमक कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च निकालने का काम किए थे। 78 सहयोगियों के साथ +1, यानी खुद अपना था और 78 सहयोगियों था, मिल करके क्या किया था, दांडी मार्च निकालने का काम किया था। यह दांडी मार्च निकालने का काम किया था, यह क्या था, 12 मार्च 1930 को और टोटल, और 6 अप्रैल 1930 तक, यानी 12 मार्च को शुरू किया था दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था, क्या किया था, दांडी नामक जगह पे जा किया था, नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। ये जो टोटल यात्रा किया था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, तो यह टोटल 24 दिन का यात्रा किया था। ये टोटल 24 दिन में क्या किए थे, आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता आप लोग से, टोटल 24 दिन में गांधी जी ने कितना मील का दूरी तय किया था। आप लोग याद रखिएगा, 240 मील। इसी को अगर आप लोग से ये मील में हुआ, इसी को अगर आप लोग से किलोमीटर पूछेगा तो याद रखिएगा 385 किलोमीटर। कितना होगा? 385 किलोमीटर। तो क्या हुआ दोस्त, ये जो करा, मुट्ठी भर नमक उठाकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को दांडी नामक जगह पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। ये दांडी मार्च में कुल कितने मतलब सहयोगी था? 78, एक खुद गांधी जी थे, यानी टोटल कितना हुआ? 79। टोटल कितना दिन का यात्रा किया था, यानी दांडी मार्च किए थे 24 दिन। कितना मील? 240 मील। कितना किलोमीटर? तो 385 किलोमीटर। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या डैश को की हुई थी, यानी महात्मा गांधी का हत्या करा कब हुआ था? 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्त, कि गांधी जी का जो हत्या हुआ था, यह हत्या कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हत्या करने का काम कौन किया था? नाथूराम गोडसे। कौन किया था? नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिए थे गांधी जी का गोली मार के। किस जगह पे क्या था? याद रखिए, बिरला भवन में। शाम का समय था, बिरला भवन में आरती के लिए गांधी जी, यानी प्रार्थना सभा में जा रहे थे गांधी जी। बिरला भवन याद रखिएगा आप लोग, जहाँ पे नाथूराम गोडसे ने गोली मारने का काम किया था। जिस दिन गांधी जी का हत्या हुआ था 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को आप लोग याद रखिएगा, 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। याद रखिएगा, एक 23 मार्च ना, 23 मार्च, हाँ, 23 मार्च को भी हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। इस 23 मार्च को मनाते हैं, इस दिन
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या किया गया था, फांसी दिया गया था 23 मार्च को। तो उस दिन को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसको भी क्या हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि गांधी जी जब जिस समय उसका मृत्यु मतलब गोली लगा था और मृत्यु तय मरते वक्त उसके मुंह से कहा जाता है कि हे राम का आवाज़ निकला था। याद रखिएगा दोस्त, गांधी जी का हत्या कब होता है, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा बिरला भवन में गोली मार दिया जाता है। और उस दिन जिस दिन गांधी जी का हत्या होता है उस दिन को अपन लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक 23 जनवरी को भी अपन लोग शहीद दिवस मनाते हैं। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था जिसके पद को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल का पद है कर अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आप लोग याद, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद, आज जो राष्ट्रपति का पद आप लोग सुनते होंगे, यही राष्ट्रपति का पद पहले समझिए गवर्नर जनरल का काम करता था। तो आप लोग बताइए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्त बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो होगा वह होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन होंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल के पद पे आसीन हुए थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती गोपालाचारी को आप लोग याद रखिएगा, राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है यह गवर्नर के पद पे जो रहा था 1948 से लेकर के 1950 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पे रहे थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ये स्वतंत्र एक पार्टी था, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रख सकते हैं आप लोग, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आप लोग याद रख सकते हैं। भारत रत्न 1954 में प्राप्त हुआ था। 1954 में टोटल 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, उसमें एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे। याद रखिएगा दोस्त, क्या पहला अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कब तक रहे थे यह गवर्नर जनरल पद पे, 1948 से 1950 तक। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, राजा जी के नाम से जाना जाता है। और ये किस पार्टी का स्थापना किए थे, स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न कब मिला था, 1954 ईस्वी मिला था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न खड़ा है कि स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ ने किस आंदोलन में भाग लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कह रहा है ये जो कनकलता बरुआ है किस आंदोलन में भाग लिया और अपने प्राणों को क्या किया, आहुति दी। यानी इसको क्या कह सकते हैं, मतलब उसमें शहीद हो गए, किस आंदोलन में भाग लिया और वह शहीद हो गए। रोलेट सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। ये जो कनकलता बरुआ है यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे और इसी आंदोलन में इनका क्या हुआ था, ये शहीद हो गए थे। उस समय इसका उम्र मात्र 17 वर्ष था। ये जो था कनकलता बरुआ, इसका उम्र मात्र 17 वर्ष था। दोस्त ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप लोग याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का आप लोग को पूछ सकता है नेतृत्व करता, तो याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन को कोई भी नेतृत्व करता नहीं था। हुआ क्या था, जब ये नेतृत्व होने से नहीं 24 घंटा पहले जो भी प्रमुख नेता थे सबको क्या किया कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में क्या हुआ, इसका नेतृत्व किसान, विद्यार्थी यानी जो जहाँ था वहीं से इसका क्या किया था, इस आंदोलन को नेतृत्व करने का काम किया था। इसलिए कहा जाता भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व करता नहीं था। हाँ एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो का नारा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में ही देने का काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन के तहत आचार्य विनोबा भावे को पहला भूमि दान कहाँ मिला था। विनोबा भावे कह रहा है, विनोबा भावे जो है जब भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे तो इसको पहला भूमि दान में कहाँ मिला था। रामगढ़ में, गरवा में, हैदराबाद में, पोचमपल्ली में।
बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पोचमपल्ली। ये जो दोस्त भूदान आंदोलन है, भूदान आंदोलन में क्या हुआ था? विनोबा भावे इसका प्रारंभ किए थे। विनोबा भावे, विनोबा भावे गांधी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि गांधी जी को गुरु मानने का काम करते थे विनोबा भावे। ये भूदान आंदोलन तक क्या था कि जिसके बहुत जैसे ज़मींदार लोग हैं, राजा हुए, तो उन लोगों से क्या करते थे, ये विनोबा भावे ज़मीन दान में लिया करते थे, और जब दान में लेकर के उस ज़मीन को क्या करते थे, गरीब जिनके पास ज़मीन नहीं था उन गरीबों के बीच, यानी भूमिहीन लोगों के बीच उस भूमि को क्या करते थे, वितरण करने का काम करता था। तो वही भूमि जो इसको विनोबा भावे को सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था? पोचमपल्ली में इसको प्राप्त हुआ था भूमि, और वह भूमि लेकर क्या करते थे, गरीबों भूमिहीन लोगों के बीच भूमि को बांट दिया करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने नमक मार्च किस स्थान से आरंभ किया था? देखिए दांडी मार्च जो गांधी जी निकाले थे नमक के विरोध में, दांडी मार्च किसके लिए निकाले थे? नमक के विरोध में निकाले थे। तो इसी से प्रेरित होकर के तमिलनाडु में राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी क्या किया था? मार्च में, मार्च महीना में क्या किया था? ये मतलब क्या कहते हैं, नमक बनाने के लिए ये भी आंदोलन कर सकते हैं, प्रारंभ किया था। तो वह किस स्थान से क्या था? तिरुनेवेली से नागरकोइल तक, कांचीपुरम से महाबलीपुरम तक, तिरुचिन्नापल्ली से तंजौर तट के बेदरानियम तक, चेन्नई से वेल्लोर तक। तो बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा तिरुचिन्नापल्ली से तंजौर तट पर। देखिए यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो है नमक कानून का विरोध तमिलनाडु से कौन किया था? क्या पूछेगा? नमक कानून का विरोध तमिलनाडु से कौन किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कौन किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन किए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन किए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किए थे। ये बात अगर आप लोग को याद भी नहीं, लेकिन ये बात आप लोग को याद होना चाहिए कि नमक कानून के विरोध में तमिलनाडु से कौन नेतृत्व किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्त प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1856 में ब्रिटिश भारत में पहला कपास मिल जिसने उत्पादन शुरू किया था किसने स्थापित किया? 1856 में कह रहा है ब्रिटिश भारत में पहला कपास मिल जिसने उत्पादन शुरू किया था किसने स्थापित किया था? घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज, अम्बालाल साराभाई, C.N. दावर। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ये जो 1856 में करा ब्रिटिश भारत में पहला कपास मिल किसने स्थापित किया? तो स्थापित करने का काम किया था C.N. दावर। कौन किया था? C.N. दावर। ये जो स्थापित किया था C.N. दावर कहाँ किया था? बंगाल में। कहाँ स्थापित किया था? बंगाल में स्थापित करने का काम किया था 1856 में पहला कपास मिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942। इससे पहले भी आप लोग को बताए थे कि 8 अगस्त 1942 क्या होता? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो बना था इसके किसके सिफारिश पे बना था, या यहाँ किसके सिफारिश पे बना था? याद रख सकते हैं लॉर्ड लिथगो, एडविन मॉन्टेग्यू, लॉर्ड कर्जन, एडविन मॉन्टेग्यू, लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एडविन मॉन्टेग्यू। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग याद रख सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पे ही भारत सरकार अधिनियम 1919 बना था। ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये गवर्नर थे। कौन चीज़ थे ये गवर्नर थे, भारत के गवर्नर थे, और ये क्या थे? भारत सचिव हुआ करता था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन के सिफारिश पर क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 बना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? किस वर्ष भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? 1903 में, 1905 में, 1907 में, 1904 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा 1905। क्या होगा?
1905 में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। आप लोग से पूछ सकता कि भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा वर्मा थे। एक और था भिखाजी कामा। कौन थे? भिखाजी कामा। भिखाजी कामा ये दोनों मिल करके क्या किए थे? भारतीय होम रूल सोसाइटी का स्थापना 1905 में किया। 1905 में भारतीय होम रूल सोसाइटी का स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा और भिखाजी कामा मिल करके करने का काम करता है। 1907 में आप लोग जान रहे सूरत विभाजन क्या होता है? 1907 में सूरत यानी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के बाद सूरत के अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस क्या कहते हैं अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी में क्या होता है सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी गरम दल नरम दल में बंटने का काम हुआ, बटा था। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? J.A. बलांकी, T.S. स्टर्न, अर्नोल्ड टोynबी, R.H. टाउनी। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा J.H. बलांकी। क्या होगा? J.H. बलांकी जो है इन्होंने 1837 में कब? 1837 में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने का काम किया था। यह एक क्या था? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। क्या थे ये? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री। क्या थे? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हुआ करता था। कौन? J.A. बलांकी। कब क्या था? 1837 में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने का काम किया था। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कारक गलत है? ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कारक गलत है? कह रहा बाड़बंदी आंदोलन ने कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की। इंग्लैंड की नम जलवायु कपड़ा निर्माण के लिए अनुकूल थी। तीन में कहा प्रोटेस्टेंट ने लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया और प्रतिस्पर्धा न करने की भावना उत्पन्न की। इंग्लैंड में एक विशाल समुद्र तट और कई बंदरगाह थे। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? यानी कहा गलत है, तो गलत क्या होगा? ये गलत। कहीं आप लोग सुने हैं प्रोटेस्टेंट सब के बारे में? पूरा आप लोग भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था या औद्योगिक क्रांति पढ़े होंगे भारत में, यहाँ कभी ये प्रोटेस्टेंट सब बारे में नहीं सुने होंगे। यानी इसका ये क्या सही जवाब यहाँ करना नहीं है। क्या होगा? प्रोटेस्टेंट ने लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया और प्रतिस्पर्धा न करने की भावना उत्पन्न की। ये बात क्या होगा? गलत होगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न करा है, अगला प्रश्न करा है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान 10 घंटे का आंदोलन किससे संबंधित है? क्या करा? औद्योगिक क्रांति के समय 10 घंटे का आंदोलन किससे संबंधित है? कारखानों में काम के घंटे तय करने हेतु एक आंदोलन। दूसरा करा है कारखानों में काम के घंटे बढ़ाने हेतु एक आंदोलन। तीसरा करा है कारखानों में काम के घंटे खत्म करने हेतु एक आंदोलन। इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? कारखानों में काम के घंटे तय करने हेतु एक आंदोलन। यानी 10 घंटे का आंदोलन जो है यह आंदोलन संबंधित था कारखानों में मजदूरों के क्या था? काम का घंटा निश्चित हो, समझे, उससे संबंधित था 10 घंटे का आंदोलन। ये अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति ने डैश के कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? कह रहा है कि हस्तशिल्प उद्योग के कौशल की कमी, मशीनों द्वारा उत्पादित कम लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, हस्तशिल्प के लिए कोई कच्चा माल को उपलब्ध नहीं होना, उत्पादन के महंगे कारक। ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति डैश के कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योग को कड़ी देखिए हस्तशिल्प उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी। ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में ऐसा कौन सा घटना घटा जिस कारण से भारतीय हस्तशिल्प कला को प्रतिस्पर्धा करने काम कर किया था? हस्तशिल्प उद्योग की कौशल कमी नहीं, ये तो नहीं होगा। मशीनों द्वारा उत्पादित कम लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, हाँ ये होगा। मशीन से देखिए क्या हो रहा था कि उत्पादित होता था जो वस्तु कपड़ा, वो क्या होता, उसकी लागत भी कम होता था और गुणवत्ता भी अच्छा, यानी हाथ से जो उत्पादित होता था कपड़ा या कोई भी चीज़ बनाना काम करता था भारतीय, वो क्या होता है दिखने में हाथ से वाला से अच्छा कौन सा होता? मशीन वाला होता था।
और हाथ वाला महंगा होता तो मशीन वाला सस्ता होता था। यही क्या किया था, कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने का काम किया था। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 2। ये अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि अगस्त 1819 में पीटरलू नरसंहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। 1819 में कहा है कि पीटरलू नरसंहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, ब्रिस्टल में, लिवरपूल में। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। तो पीटरलू नरसंहार जो हुआ था कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर में हुआ था। पीटरलू नरसंहार 1819 में कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर में। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। यदि करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। फ्लाइंग शटल जॉन के, स्पिनिंग म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन, स्पिनिंग जेनी जेम्स वाट। तो बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, दो और तीन दोनों। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, आप लोग बताने का काम कीजिएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक और दो। क्योंकि देखिए फ्लाइंग शटल का जो है, फ्लाइंग शटल का खोज करने का काम किया था जॉन के। स्पिनिंग म्यूल का खोज किया था सैमुअल क्रॉम्पटन। यहाँ जो स्पिनिंग जेनी है, इसका स्पिनिंग जेनी खोज जेम्स वाट नहीं किया था, जबकि स्पिनिंग जेनी का जो खोज किया था, आप लोग याद रखिएगा, इसका खोज किया था हारग्रेव्स। कौन किया था, हारग्रेव्स। चलिए हारग्रेव्स खोज करने का काम किया था स्पिनिंग जेनी का, ना कि जेम्स वाट। समझिए, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन एक और दो क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे ऑप्शन 3 क्या होगा, सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या करा है। देखिए करा है कि बम्बई में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी। बम्बई में पहली सूती मिल करा कब स्थापित हुआ था। बताइए उस 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1860 में। बम्बई में पहला सूती मिल जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 1854 में। कब हुआ था, 1854 में। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि मुद्रण के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है। मुद्रण के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है। फ्रांस को, जापान को, चीन को, इटली को। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, चीन। यहाँ देखिए मुद्रण हो या कागज़ ही आप लोग से कह दें, कागज़ का ही आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी। गुटेनबर्ग, एरामस, इग्नाटियस लोयला, थॉमस मोरे। तो बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस आप लोग याद रखिएगा कि गुटेनबर्ग के द्वारा, किसके द्वारा, गुटेनबर्ग द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 1450 में। कब, 1450 में। यह गुटेनबर्ग जो है ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया। कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, कन्नौज में क्या हुआ था, कन्नौज में यह देखिए गंगा घाटी में एक जगह है, गंगा घाटी में एक जगह पड़ता है, उस जगह का नाम है कन्नौज नगर। क्या नाम है, कन्नौज नगर। क्या नाम पड़ता है, कन्नौज नगर। ये कन्नौज नगर जो है, इस कन्नौज नगर पे क्या कह सकते हैं, ये पाल, चोल और चोल नहीं होगा, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये तीनों जो है, कौन, पाल, क्या बोले, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये तीनों जो है मतलब क्या कहते हैं, ये जो कन्नौज नगर है, इस कन्नौज पे अपना क्या कहते हैं, अपना आधिपत्य, अपना कब्जा जमाना चाहता था, या अपना अधिकार, या क्या कह सकते हैं, कन्नौज पर अपना अधिकार, कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाह रहा था। तीनों कौन कौन, पाल भी, गुर्जर प्रतिहार भी, राष्ट्रकूट भी, तीनों करना चाह रहा था। तो तीनों आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते। तीनों आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे। यही तीनों जो आपस में लड़ते रहते थे, कौन, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यही तीनों जो आपस में लड़ते रहते थे, इसी तीनों की लड़ाई को क्या कहा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कहा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। तो अब आप लोग बताइए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कहा कि निम्नलिखित में से कौन राजवंश कहा शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। तो वो शामिल कौन नहीं था, तो वो शामिल क्या होगा, पाल वंश। कौन होगा, पाल नहीं, चोल वंश। कौन होगा,
चोल वंश शामिल नहीं था, क्योंकि पाल और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों तो शामिल था ही। ये तीनों चाहता था कि कन्नौज पे क्या करे, मेरा आधिपत्य हो जाए। वही तीनों आपस में लड़ते रहते थे, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्त, यहाँ से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। चोल वंश का आपको संस्थापक आप लोग याद रख सकते हैं विजयालम। कौन था? विजयालम। विजयालम कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पे राष्ट्रकूट है, तो राष्ट्रकूट का आप लोग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग कौन होगा? राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। बचा कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार का आप लोग याद रख सकते हैं क्या? इधर लिख देते हैं नागभट्ट। कौन थे? नागभट्ट थे। कौन थे? नागभट्ट। पाल वंश संस्थापक गोपाल, चोल के विजयालम, गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। तो चलिए दोस्तों, ये 20 प्रश्नों का आप लोग पूरा बढ़िया से देख लिए। वीडियो जब पसंद आया हो और वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग को सीख मिला हो, तो जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा दोस्त। इसी प्रकार से पर डे हम 20 प्रश्नों का, जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, उन प्रश्नों का संग्रह हम पर डे इसी प्रकार से लाने का काम करेंगे दोस्त। चलिए दोस्त, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।